हेलो मेरे प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग सभी को। मैं हूँ आपकी अपनी सौम्या मैम। तो कैसे हो? एकदम स्वस्थ और मस्त। सभी एकदम तैयार हो जाओ बीएसटी पढ़ने के लिए। जल्दी से जुड़ जाओ हमारे साथ। ठीक है, चैप्टर क्या है, चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है, हमारा प्यारा सा चैप्टर स्टार्ट हो गया। छोटा सा चैप्टर है, बहुत बड़ा नहीं है, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं पढ़ना है, बहुत ही कम चीज़ें इसमें पढ़नी है। और ये निजी, सार्वजनिक एवं भूमंडलीय उपक्रम, ठीक है, इस चैप्टर का नाम है निजी, सार्वजनिक एवं भूमंडलीय उपक्रम। जिसमें बेसिकली निजी का तो कुछ मतलब है नहीं, क्योंकि निजी हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ लिया था। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 में जितने भी निजी आपके प्राइवेट सेक्टर आते हैं वो सब कुछ पढ़ चुके थे। ये बेसिकली चैप्टर क्या है, पब्लिक सेक्टर पर है। पब्लिक सेक्टर का मतलब क्षेत्र हम यूज कर रहे हैं। पब्लिक सेक्टर का मतलब होता है सरकार जहां इन्वॉल्व होती है, वो सारे एंटरप्राइज, उपक्रम, व्यवसाय करना, व्यवसाय के संगठन जिस पर सरकारी पूंजी लगी है, सरकारी नियंत्रण है, सरकारी प्रबंध है, मैनेजमेंट है, उसको हम लोग कहते हैं पब्लिक सेक्टर। ठीक है, तो पब्लिक सेक्टर क्या हो गया? पब्लिक कंपनी नहीं हो गया, बल्कि पब्लिक सेक्टर का मतलब यह हो गया कि जो सरकार के अधीन है, जो कॉर्पोरेशंस, जो उपक्रम, एंटरप्राइज सरकार के अंडर में रह करके काम कर रही हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? पब्लिक सेक्टर। ठीक है, तो पब्लिक सेक्टर को बेसिकली 3 होते हैं, 3 प्रकार के हमारे पब्लिक सेक्टर के इकाइयां होती हैं। उन्हीं तीनों इकाइयों को इसी चैप्टर में पढ़ाया गया है। और भूमंडलीय उपक्रम क्या होते हैं? ग्लोबल एंटरप्राइजेस। ग्लोबल एंटरप्राइजेस वह एंटरप्राइज होते हैं जो कि कई देशों में जिनका व्यापार होता है, जैसे मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, एमएनसीज हो गया। ठीक है, ये बड़ी बड़ी कंपनियां हो गई जो कई देशों में बिजनेस कर रही हैं, उसको कहते हैं भूमंडलीय उपक्रम। तो आइए जल्दी से देख लेते हैं कि हमने पीछे क्या क्या पढ़ लिया था। हमारा जो टॉपिक था, हमने पब्लिक सेक्टर की मीनिंग को जाना था, इसकी विशेषताओं को जाना था, इसके लाभ और इसकी हानियों को थोड़ा बहुत समझा था। हमने कंपेयर किया था कि प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर में क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चैट्स विजिबल नहीं हो रहे कि क्या प्रॉब्लम आ रही है? सरकार भी हो सकती है, राज्य करना है। हमारे सार्वजनिक क्षेत्र क्या होते हैं? सरकार का जहां पर नियंत्रण होता है, सरकार का जहां पर पैसा लगता है, सरकार का जहां पर पूंजी लगता है, उसको हम लोग कहते हैं सार्वजनिक क्षेत्र। सरकार क्या क्या करती है? यहाँ पर पूंजी लगाती है, पैसा लगाती है, नियंत्रण करती है, कंट्रोल करती है, प्रबंध करती है, मैनेजमेंट देखती है। ठीक है, सरकार कौन सी सरकार? केंद्र सरकार भी हो सकती है, राज्य सरकार भी हो सकती है। केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिल करके भी नियंत्रण रख सकती हैं, पूंजी लगा सकती हैं। ठीक है, चलिए, तो आज हम लोग बेसिकली क्या पढ़ने वाले हैं बच्चा? आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग ये पढ़ेंगे कि सार्वजनिक क्षेत्र में आने वाला जो सबसे पुराना, सबसे फेमस जो उपक्रम का प्रकार होता है, एंटरप्राइज का जो टाइप होता है, विभागीय उपक्रम, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, उसके बारे में आज पढ़ेंगे। तो विभागीय उपक्रम क्या होते हैं, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग क्या है, इसका अर्थ जानेंगे, इसकी मीनिंग जानेंगे। ठीक है, अर्थ, इसके लाभ क्या है और इसकी सीमाएं क्या है, इसको भी थोड़ा सा समझेंगे। और ये वाला जो टॉपिक है वैधानिक निगम, वो तो दूसरा प्रकार होता है। तो थोड़ा सा इसको समझने से पहले यहाँ पर थोड़ा सा एक मैं लिख रही हूँ, आप जरा ध्यान से देखिएगा बच्चा। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र के जो उपक्रम है, एंटरप्राइज है, वो मुख्यतः क्या होते हैं? 3 सेक्टर, 3 भागों में हम इसे बांट सकते हैं। ठीक है, कैसे कैसे बांट सकते हैं मैम? पहला तो होता है बेटा विभागीय उपक्रम। विभागीय उपक्रम जिसे अंग्रेजी में कहते हैं क्या? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। ठीक है, दूसरा क्या होता है? वैधानिक। वैधानिक, वैधानिक निगम, जिसका दूसरा नाम भी है, क्या नाम है?
सार्वजनिक निगम, सार्वजनिक निगम, ठीक है, इसका दूसरा नाम है पब्लिक कॉर्पोरेशन और स्टेटरी कॉर्पोरेशन, दोनों एक ही है, ठीक। इसके बाद क्या तीसरा क्या होता है, तीसरा प्रकार क्या होता है सार्वजनिक क्षेत्र का, जहां पे सरकार का आधिपत्य होता है, वो होता है सरकारी कंपनी, सरकारी कंपनी, ठीक है। तो बेटा ये तीनों जो है वो तीनों किसके अंडर में आएंगे, पब्लिक सेक्टर के अंडर में आएंगे, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कह सकते हो, PSU, पब्लिक सेक्टर यूनिट कह सकते हो, ठीक है। और आज का टॉपिक क्या होने वाला है हमारा, आज का टॉपिक होने वाला है इस पॉइंट पर, विभागीय उपक्रम क्या होते हैं, ठीक। तो चलो थोड़ा सा रीड करते हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन समझने से पढ़ने से पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। विभाग, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, डिपार्टमेंट, ठीक है। विभागीय उपक्रम सबसे पुराना, सबसे प्रसिद्ध, सबसे ज्यादा कह सकते हो, सबसे पहले सरकार क्या देखती थी, विभागीय उपक्रम को ही देखती थी, सबसे पहले बनाया गया था। विभागीय उपक्रम क्या होते हैं, सरकार का फुल कंट्रोल होता है और डिफरेंट मिनिस्ट्री, डिफरेंट मंत्रालय जो होते हैं उनके अधीन, उनके अंडर में रह करके ये काम करते हैं। तो विभागीय उपक्रम, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जो है वह सरकारी संस्थाएं होती हैं जो मंत्रालय के अधीन काम करती हैं। हर एक विभागीय उपक्रम का एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर मंत्रालय होता है, जैसे कि रेलवे, रेलवे क्या है, विभागीय उपक्रम है। रेल का मंत्रालय रेलवे मंत्रालय है, रेल मिनिस्ट्री है, ठीक है, जो कि पूरे रेलवे की जो भी विभाग है उसकी कार्यवाहियों के लिए जिम्मेदार होगी। रेल बजट पास किया जाता है ना, रेल बजट पास करके पूरा जो पैसा होता है वह दिया जाता है रेलवे को चलाने के लिए। और रेलवे जो है, यानी रेल जो है, रेलवे जितनी भी रेलवे हैं इंडिया में, वो जो भी अर्निंग कर रही हैं, जो भी आय अर्जित कर रही हैं, वो कहाँ जाता है, वो सीधे के सीधे जाता है सरकारी खजाने में, गवर्नमेंट ट्रेजरी में। तो रेलवे क्या हो गया, रेलवे एक कंसर्न्ड मिनिस्ट्री के अंडर में रह करके वर्क कर रहा है। ये मंत्रालय जो है वो पूरी इसका नियम बना रहा है, रूल्स रेगुलेशंस, नीतियां, बजट, सब कुछ मंत्रालय देख रहा है। ऐसे ही बेटा हमारा पोस्ट ऑफिस, डाक विभाग, ठीक है, पोस्टल डिपार्टमेंट जो है उसका कौन देखता है, सूचना मंत्रालय, ठीक है। सूचना मंत्रालय जो है, मिनिस्ट्री जो है, कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री, वो पूरा आपका पोस्ट ऑफिस का काम देखती है। दूरदर्शन, दूरदर्शन क्या हो गया, दूरदर्शन भी विभाग हो गया, किस तरह का विभागीय उपक्रम हो गया, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। इसको कौन देख रहा है, सूचना मंत्रालय ही देख रहा है, ठीक है, क्योंकि सूचना का प्रसारण हो रहा है, ठीक है। तो कह सकते हो बच्चा कि हर एक विभाग जो है, विभागीय उपक्रम, उनका देखने वाला, उनको चलाने वाला एक पर्टिकुलर मंत्रालय होता है और ये मंत्रालय के अंडर में रह करके काम को करते हैं, ठीक है। चलो, तो बच्चा सार्वजनिक उपक्रम को संचालित करने का यह सबसे अधिक प्रचलित स्वरूप होता है और यह एंटरप्राइज अनिवार्यतः पूरी तरह से कंपलसरी गवर्नमेंट के अंडर में होती है, सरकार के अंदर होती है, चाहे सरकार केंद्रीय हो, राज्य हो या स्थानीय हो। सरकार का ही स्वामित्व यानी ओनरशिप होता है, कंट्रोल होता है, सरकार का ही नियंत्रण होता है इस पे, और इनका मैनेजमेंट उपक्रम से संबंधित मंत्रालय द्वारा किया जाता है, मिनिस्ट्री देखती है इनका मैनेजमेंट, इनके रूल्स रेगुलेशंस सब मिनिस्ट्री तय करती है। उसके लिए ऑफिसर्स को नियुक्त किया जाता है, ऑफिशियल्स नियुक्त किए जाते हैं। ऑफिसर्स क्या होते, IAS ऑफिसर होते हैं। रेलवे विभाग का जो CEO, चीफ एजुकेटिव ऑफिसर होगा, वो कौन होगा जानते हो, वो होगा एक IAS ऑफिसर, जो कि UPSC जैसी परीक्षा को पास करने के बाद जाता है वहां पर। ऐसे ही नियुक्ति नहीं हो जाती है। रेलवे जो डिपार्टमेंट है, या जो हमारा रेलवे डिपार्टमेंट का जो हेड होता है, वो एक IAS ऑफिसर होता है।
तो जितने भी विभागीय उपक्रम है उनका जो हेड है वो एक आईएएस ऑफिसर होता है, और आईएएस ऑफिसर आप सब जानते हैं कि सरकारी कर्मचारी होते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं। ठीक है, चलो, तो विभागीय सचिव इनका मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है जो मंत्रालय के निर्देशन एवं नियंत्रण में होता है। बेटा ऐसा भी नहीं है कि एक आईएएस ऑफिसर के पास इतना पावर है कि वो मिनिस्ट्री से ऊपर हो जाए, नहीं। डिसीजन लेने के लिए, कोई निर्णय लेने के लिए अपने विभाग से संबंधित, अपने डिपार्टमेंट से संबंधित मिनिस्ट्री से अप्रूवल लेना पड़ेगा उसको भी। ऐसे ही कोई निर्णय नहीं ले लेगा, वो सजेशंस दे सकता है, लेकिन निर्णय लेने का अल्टीमेटली जो अप्रूवल आता है उसका साइन जरूर होगा, लेकिन फिर भी कंसर्न मिनिस्ट्री से अप्रूवल लेना पड़ेगा। ठीक है मैम, हमें फ्यूचर में पढ़ना जरूरी नहीं है, ठीक है, बस पढ़ना जरूरी नहीं है, पढ़ना तो जरूरी है। थोड़ा तुम्हें जो बिजनेस करना है उसकी जानकारी रखनी पड़ेगी, जो कुछ कोर्स कर लो, ठीक है, कुछ पैसा इकट्ठा कर लो, पूंजी जमा कर लो, कुछ अर्निंग कर लो, फिर जिस फील्ड में जाना चाहते हो उस फील्ड में जितनी नॉलेज हो जाएगी तो वो फील्ड में तुम्हें सफलता ज़्यादा मिलेगी। ऐसे बिना नॉलेज के, बिना पढ़ाई के, बिना एक्सपीरियंस के घुस जाओगे बिना पैसे के तो फिर फेल हो जाओगे, है ना। बस नहीं मैम, बीएसटी, हाँ बीएसटी ही नहीं बस पढ़ना रहेगा, बाकी सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते रहेंगे। सिर्फ बीएसटी पढ़ करके ही बिजनेस मैन या बिजनेस वुमेन नहीं बन जाओगे आप। आपको जितने भी कॉमर्स के सब्जेक्ट हैं सब पढ़ना है, क्योंकि कॉमर्स बैकग्राउंड जो है, आपको अकाउंट्स भी आना चाहिए, ठीक है, आपको इकोनॉमिक्स का भी नॉलेज होना चाहिए। हाँ अच्छा, अब मैं समझ गई, बीएसटी बोला है मैम। बीएसटी तो पढ़ना ही पढ़ना है, बिजनेस स्टार्ट करना है तो, लेकिन अदर कमर्शियल सब्जेक्ट्स भी पढ़ना पड़ेगा। चलिए, तो यहाँ पर देखते हैं बेटा, तो प्रति वर्ष इनका बजट बनता है। हर साल जो मंत्रालय होता है इनका बजट तैयार करता है कि कितना पैसा ये खर्चा करेंगे। तो इनका बजट जो है, इनका जो पूंजी जो है, कैपिटल जो है, वो कौन देता है? सरकार देती है, ठीक है, जिसकी स्वीकृति सरकार से ली जाती है। और इन उपक्रमों के वर्ष भर का जो कार्यकलाप होता है, जो पूरा वर्ष भर ये क्या क्या काम करेंगी, इनकी जो प्रगति, इनका जो प्रोग्रेस हो रहा है और अन्य संबंधित मामलों की रिपोर्ट तैयार की जाती है बेटा। मतलब इनका पूरा कार्यकलाप तैयार किया जाता है, इनका पूरा फंक्शंस बताया जाता है, इनका जो वार्षिक रिपोर्ट है वो तैयार की जाती है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की, ठीक है। ये संसद और विधानसभा में प्रस्तुत की जाती है, मतलब इनके आय और व्यय का लेखा जोखा संसद में, पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया जाता है। जैसे रेलवे बजट प्रस्तुत किया जाता है कहाँ पर? पार्लियामेंट में, कि रेल की आय कितनी आई है एक साल में, रेल का कितना व्यय आया है, रेल पर कितना खर्चा हुआ है, अगले साल के लिए क्या बजट दिया जा रहा है, ये सब कुछ पार्लियामेंट में बताना पड़ता है मिनिस्ट्री को, ठीक है। और विभागीय संगठन से संबंधित मंत्री जो होते हैं, मिनिस्टर्स जो होते हैं, वो विभाग की सफलता या असफलता के लिए संसद या विधानसभा में जवाबदेह होते हैं बेटा, अकाउंटेबल होते हैं। अगर कोई विभागीय उपक्रम अच्छा काम नहीं कर रहा है तो सीधा क्या है, मिनिस्ट्री, मंत्रालय इसके लिए जवाबदेह हो जाएगा। कहाँ जवाब देना पड़ेगा? संसद में देना पड़ेगा, क्योंकि क्या है, ये सार्वजनिक क्षेत्र है और यह विभागीय उपक्रम तो पूरा का पूरा सरकारी क्षेत्र है, पूरा का पूरा मंत्रालय के अधीन काम कर रहा है, ठीक है। तो सार्वजनिक उपक्रम के विभागीय प्रारूप की स्थापना सार्वजनिक उपयोगिता की सेवाओं के लिए की जाती है बेटा। मतलब जो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए जो काम करने बहुत जरूरी है, जैसे रेलवे का ट्रांसपोर्टेशन में कितना बड़ा रोल है आप सब जानते हैं। अगर रेलवे ना होती, रेलवे लाइनें ना होती तो हम एक जगह से दूसरे जगह पर इतने आसानी से नहीं जा पाते। तो हमारी कह सकते हो कि सार्वजनिक सेवाओं के लिए, सार्वजनिक हितों के लिए ऐसे जितने भी उद्योग या ऐसे जितने भी क्षेत्र हैं वहां पर विभागीय उपक्रम काम कर रहे हैं, ठीक है। तो भारत में विभागीय उपक्रम के रूप में स्थापित मुख्य विभाग कौन कौन से हैं, जल्दी से देख लेते हैं यहाँ पर। तो देखो बच्चा, जैसे कि भारतीय डाक तार विभाग है, ठीक है, ये क्या है, जिसका संचालन कौन देख रहा है? संचार मंत्रालय देखता है इसको, कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री, ठीक है। भारतीय रेलवे है, इंडियन रेलवे, ये क्या है, रेल मंत्रालय इसको देखता है, ठीक है। इसी प्रकार से दूरदर्शन जो है वो भी विभागीय उपक्रम है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है। और जो डिफेंस है हमारा, रक्षा मंत्रालय, वो रक्षा से संबंधित चीजों को देख रहे हैं, ठीक है।
चलो इसके बाद देखो बच्चा, अगर हम इस पूरे अर्थ को जान करके कुछ फीचर्स बता रहे हैं, कुछ विशेषताएं बताएं कि विभागीय उपक्रम की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, तो आइए जल्दी से उसको भी देखते हैं। यहाँ पर क्या विशेषताएं हैं। पहला क्या है, स्थापना। इसकी स्थापना कैसे होती है? मंत्रालय के द्वारा होती है। ठीक है, इनकी स्थापना एक सरकारी विभाग के रूप में सरकार के द्वारा की जाती है और प्रत्येक सरकारी विभाग को एक विशेष मंत्रालय के साथ जोड़ दिया जाता है। यानी एक प्रत्येक हर एक विभागीय उपक्रम का एक पर्टिकुलर विशिष्ट मंत्रालय होगा। ठीक है, विशिष्ट मंत्रालय होगा जो इसके काम को देखेगा। ये चीज जरूर याद रखिएगा कि हर एक विभागीय उपक्रम का विशिष्ट मंत्रालय होता है जिसके प्रति ये विभागीय उपक्रम जिम्मेदार होते हैं। तो इनकी स्थापना कौन करता है? सरकार करती है। कैसे करती है? मिनिस्ट्री के अंडर में रह करके करती है। इसके बाद देखो बच्चा, अगर ओनरशिप की बात करें, स्वामित्व की बात करें कि मालिक कौन है, विभागीय उपक्रम का मालिक कौन है, पोस्ट ऑफिस के मालिक कौन है, या रेलवे का मालिक कौन है, तो क्या आंसर आएगा? सरकार है, गवर्नमेंट है हमारी। ये जो सरकार है यही इनकी मालिक है, यही इनके ओनर है। तो इन उपक्रमों पर अनिवार्यतः पूर्ण सरकारी स्वामित्व होता है। क्यों स्वामित्व पूर्ण होता है? क्योंकि इनकी स्थापना भी सरकार के द्वारा हो रही है, इनका पूंजी भी सरकार दे रही है, कैपिटल भी सरकार लगा रही है, सरकार ही इन पर कंट्रोल रखी हुई है, सरकार ही इनसे संबंधित निर्णय ले रही है। तो पूरी तरह से सरकारी स्वामित्व होता है इनमें। ठीक, इसके बाद देखो बच्चा, इसके बाद क्या कह रहे हैं? प्रबंध, मैनेजमेंट। भैया सरकार में क्या, तुम्हें क्या लगता है कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, क्या मोदी जी या जो भी हमारे जितने भी मंत्री जो लोग हैं, मंत्रालय मंत्री, क्या वो सब जाकर के डिसीजन लेंगे बैठ करके? जितने भी हमारे विभागीय उपक्रम हैं, क्या सबका हेड हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, तो क्या सारे डिसीजन वही लेंगे? वो उन्हीं को तो सरकार बोल रहे हो। नहीं, प्रबंध यानी ऑपरेशन कौन देखेगा, रोजमर्रा के डिसीजन कौन लेगा, कौन चलाएगा? मैनेजमेंट चलाएगा। तो मैनेजमेंट में कौन लोग आते हैं? मैनेजमेंट में सरकारी अफसर आते हैं, जिनकी नियुक्ति कैसे होती है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, हमारा यूपीएससी का एग्जाम जो पास करके आते हैं और जिनके पास कई सालों का अनुभव हो जाता है कई डिपार्टमेंट पे काम करने के बाद, वो हेड बन जाते हैं, वो एक तरह से मुख्य कार्यकारी अधिकारी बन जाते हैं इन विभागीय उपक्रम के। ठीक, और उनसे संबंधित जो भी डिसीजन लेना होता है, निर्णय लेना होता है, अप्रूवल करना होता है, वो सब तैयार करते हैं वो लोग, और बाद में मिनिस्ट्री से अप्रूवल लेकर के अपना साइन करके आगे का काम बढ़ाते हैं। तो प्रबंध जो होता है, जो मैनेजमेंट होता है, वो सरकार के द्वारा मनोनीत सदस्य लोग देखते हैं। तो इनका प्रबंध उपक्रम से संबंधित मंत्रालय के द्वारा किया जाता है और विभागीय सचिव इनका मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है जो कि इनका प्रबंध देखता है, और वो एक आईएएस ऑफिसर होता है। ठीक, चलो हाँ कुणाल, अच्छा इसके बाद देखो बच्चा, इसके बाद क्या है? वित्त व्यवस्था, फाइनेंस। बिना पूंजी के, बिना पैसे के तो कोई काम हो नहीं सकता है। तो वित्त व्यवस्था, इनका पैसा कहाँ से आता है, इनको कैपिटल, इनकी पूंजी कहाँ से मिलती है? सरकार देगी। सरकार कैसे देगी? बजट पास करके देती है भाई। सरकार इनके विभागीय उपक्रम के जितने मंत्रालय हैं, सभी मंत्रालय अलग अलग बजट पास करते हैं और बजट के द्वारा इनकी पूंजी, इनकी वित्त व्यवस्था की जाती है, यानी सरकारी पूंजी दी जाती है। तो इनकी वित्त व्यवस्था पूर्णतः सरकार के द्वारा सामान्य बजट के माध्यम से की जाती है और इन्हें जनता से उधार लेने का अधिकार नहीं है। ये ऐसी नहीं है कि जनता से पैसा ले लें डायरेक्ट, नहीं, डायरेक्ट ये जनता से पैसा नहीं ले सकती हैं, जनता को शेयर्स इशू नहीं कर सकती हैं, अंश जारी नहीं कर सकती हैं। ये क्या कर सकती हैं? ये कुछ नहीं कर सकती हैं। इनकी वित्त व्यवस्था अपने आप ही सरकारी खजाने से हो जाती है, गवर्नमेंट ट्रेजरी से इनको पैसा मिल जाता है। ठीक है, बजट पास करके।
ये उपक्रम अपने दैनिक खर्चों के लिए रुपया सरकारी खजाने से निकलवाते हैं और उन्हें अपनी आय भी सरकारी खजाने में जमा करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि जो हेड है विभागीय उपक्रम का, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का, वो आय जो भी अर्जित हो रही है, इनकम जो भी जनरेट हो रही है, उस इनकम को अपने तरीके से खर्च कर ले या पैसा कमा करके रख ले अपने पास। नहीं, ऐसा नहीं कर सकता है। हर आय और व्यय का ब्यौरा उसको सरकार को देना पड़ता है, संसद में प्रस्तुत करना पड़ता है मंत्रालय को, और उसके बाद बेटा जो भी इनकम जनरेट हो रही है, आय अर्जित हो रही है, वो कहाँ जाएगी? सरकारी खजाने में जाती है। मतलब इनका पूंजी भी सरकार की तरफ से आता है खजाने से, और इनका जो भी इनकम होता है वो भी सरकारी खजाने में चला जाता है। इसके बाद देखो बच्चा, इसके बाद क्या हो रहा है? अगर मैं बात करूं नियुक्तियां, मतलब अपॉइंटमेंट, जॉब, जो काम करने वाले जो वर्कर हैं उनकी नियुक्ति कैसे होती है? तो बेटा उनकी नियुक्ति कैसे होती है? एग्जाम्स के द्वारा होती है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि यूनियन आपका जो था यूपीएससी, ठीक है, यूपीएससी का एग्जाम पास करने के बाद आपको विभिन्न पोस्ट मिलती हैं, अलग अलग तरह की पोस्ट होती हैं, वहां से भी आप रेलवे में जा सकते हैं या विभागीय उपक्रम में जा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपका जो स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड है वो भी, उसमें भी पद निकलते हैं विभिन्न विभागों के लिए, विभागीय उपक्रम के लिए। आप एसएसबी की एग्जाम्स को पास करने के बाद भी विभिन्न विभागों में विभिन्न पदों पर काम कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से सिलेक्शन होता है और इनमें काम करने वाले जो एम्प्लॉय होते हैं उन्हें सरकारी कर्मचारी कहा जाता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय बोला जाता है। ऐसा नहीं है कि ये अर्ध सरकारी एम्प्लॉय है, नहीं, ये पूरी तरह से क्या है? सरकारी एम्प्लॉय है। इसके बाद देखो बच्चा, इसके बाद क्या है? अगर हम बात करें कि पृथक अस्तित्व नहीं, ये एक और विशेषता आ गई। पृथक अस्तित्व नहीं मतलब अलग से इनका कोई अस्तित्व नहीं होता, एग्जिस्टेंस नहीं होता है। ये मंत्रालय के अधीन काम कर रहे हैं। मतलब अगर आप सोचो कि रेलवे पर हम केस कर देंगे, रेलवे में हमारा खाना अच्छा नहीं मिला, हमसे फ्रॉड हुआ है, किराया हमसे ज्यादा वसूला जा रहा है, हम रेलवे पे केस करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता है। आपका रेलवे पे केस नहीं कर सकते हैं, आप केस कर सकते हैं, सरकार पर आपको केस करना पड़ेगा, मिनिस्ट्री पर आपका केस जाएगा। तो इसका मतलब क्या होता है कि इसका कोई पृथक वैधानिक अस्तित्व नहीं है। सरकार का या मंत्रालय का जो अस्तित्व है वही इनका अस्तित्व माना जाता है। ये अपने नाम से संपत्ति क्रय नहीं कर सकते हैं अपने विभाग के लिए। रेलवे विभाग हो गया या आपका पोस्ट ऑफिसेज हो गए, ये कुछ भी खरीदना अगर हो रहा है इनको, तो ये अपने नाम से नहीं खरीदते हैं, बल्कि सरकार के अधीन, मंत्रालय के अधीन ये खरीदते हैं। मंत्रालय का वहां पे स्टैंप लगता है। ठीक है, तो इन उपक्रमों का पृथक अस्तित्व नहीं होता है, अर्थात ये अपने नाम से संपत्ति नहीं रख सकते हैं और न ही सरकार की अनुमति के बिना किसी पर मुकदमा कर सकते हैं या इन पर कोई मुकदमा या केस किया जा सकता है, नहीं हो सकता ऐसा। ठीक है, इसके बाद देखो बच्चा, इसके बाद आता है प्रशासनिक स्वतंत्रता, फ्रीडम इन ऑपरेशन जिसे आप बोल सकते हो। बेटा आप समझ रहे हो ना कि सरकारी खजाना से पैसा आया है, सरकार फुल कंट्रोल रख रही है, सरकारी कर्मचारी लोग यहाँ काम कर रहे हैं, पूरी तरह से जो उसका हेड है वो एक आईएएस ऑफिसर है जो कि एक सरकारी वर्कर है, सरकार ही सारे निर्णय ले रही है एक तरह से। तो जहां पर सरकार का इतना ज्यादा डोमिनेंस है, इतना ज्यादा प्रभुत्व है, नियंत्रण है, वहां पर आपको क्या लगता है, वहां पर आपको क्या लगता है कि वर्कर लोग या जो हेड है वो अपने तरीके से काम कर सकता है? नहीं कर सकता है, क्योंकि सारे अप्रूवल, सारे डिसीजंस मंत्रालय से लेने पड़ते हैं, मंत्रियों का वहां हस्तक्षेप होता है, राजनीतिक हस्तक्षेप देखने को मिल जाता है। इस वजह से यहाँ पर प्रशासनिक स्वतंत्रता नहीं पाई जाती है, इन्हें प्रशासनिक स्वतंत्रता नहीं होती है, क्योंकि यह एक सरकारी विभाग के रूप में होते हैं और इनके संचालन में राजनीतिक हस्तक्षेप देखने को मिलता है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस देखने को मिलता है। बच्चा लोग, अगर मंत्री ने कह दिया कि नहीं ये सही नहीं लग रहा है, भले आईएएस ऑफिसर, भले रेलवे विभाग का जो अध्यक्ष है उसको ज्यादा जानकारी हो,
वहाँ काम करने वाले जो टॉप ऑफिसर्स हैं उनको ज़्यादा जानकारी हो, लेकिन उसके बाद भी ऐसा हो सकता है कि मंत्री या मंत्रिपरिषद में लोग एक मत में नहीं आए, तो बात नहीं बनी और यहाँ पर कहीं ना कहीं फिर निर्णय लेने में देरी हो जाएगी। ठीक है। इसके बाद देखो बच्चा, अगर मैं इन्हीं विशेषताओं के आधार पर कुछ लाभ बताऊं, मेरिट्स बताऊं, तो वो मेरिट्स भी हैं और डीमेरिट्स भी हैं, खूबी भी है इसकी और कुछ इसमें नुकसान भी है। अच्छा, थोड़ा सा तुम लोगों से बातें करते हैं। हाँ, डाउट चेक करेंगे बेटा, डाउट चेक करेंगे। जरा एक चीज बताओ तुम मुझे, तुम्हें क्या लगता है, ये सरकारी विभाग है, विभागीय उपक्रम, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, पूरी तरह से सरकारी क्षेत्र में आता है। तुम्हें क्या लगता है कि इसमें क्या लाभ हो सकता है इस तरह के विभाग में, जहां फुल कंट्रोल गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट की पूंजी लग रही है, गवर्नमेंट इनको देख रहा है कि ये कैसे काम कर रहे हैं, इसका क्या मेरिट मिलेगा बाकी लोगों को, हम लोगों को, तुम लोगों को? कुछ तो इसका लाभ मिल सकता है ना। लाभ क्या मिलेगा? ये जो भी काम करेंगे वो अकाउंटेबल होंगे जनरल पब्लिक के लिए, ये कोई गलत काम नहीं कर सकते, तुरंत पकड़े जाएंगे, है ना। इन्हें एक प्रकार से डर रहता है क्योंकि इनका बजट सरकार दे रही है, तो इन पर नियंत्रण सरकार करी है। ये प्राइवेट एंटरप्राइजेस की तरह शोषण नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा महंगा सामान ये नहीं दे सकते हैं, है ना। कुछ ऐसे फायदे जो अपने आप देखने को मिल रहे हैं। मतलब कह सकते हो कि पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं, है ना। कुछ नहीं मैम, अच्छा कुछ नहीं मैम, ट्रेन में डेवलपमेंट होगा, हाँ, इतने कम फेयर में, इतने कम किराए में ना करो। है, अगर आप ट्रांसपोर्ट मोड की बात करोगे तो प्राइवेट में कितना पैसा लगता है, आप ये भी तो सोचो। और रेलवे होने की वजह से हम बहुत लंबी दूरियां भी तय कर पा रहे हैं, तो फायदे तो है ना। और नॉमिनल फेयर पर, बहुत ही कम कह सकते हो किराए पर, वाजिब किराए पर, तो ऐसा नहीं कह सकते हो कि पूरी तरह से सब बेकार ही है। सरकार उन क्षेत्रों को नहीं छोड़ सकती है जो क्षेत्र हमारे सार्वजनिक हित के लिए बहुत जरूरी हैं, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए बहुत जरूरी हैं। ठीक, तो इनकी सबसे पहले मेरिट की बात करते हैं कि इनकी स्थापना बहुत सरल होती है, कंपनी की तरह कोई लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं करनी पड़ती है, मंत्रालय ही इनका निर्माण करता है, तो सरकार के द्वारा इसका निर्माण होता है, तो सरल स्थापना होती है इस प्रकार के विभागीय उपक्रम की। इन उपक्रमों की स्थापना बहुत सरल है क्योंकि इनकी स्थापना के लिए पंजीकरण आवश्यक नहीं होता है, किसी भी प्रकार का कोई अलग से रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना पड़ता है, क्योंकि इनका कोई अलग नाम या अलग अस्तित्व नहीं होता है, ये सरकार के अधीन ही काम करते हैं। ठीक है, मात्र सरकार के द्वारा जारी किए गए प्रशासनिक आदेश से ही इनकी स्थापना हो जाती है। इसके बाद देखो दूसरा मेरिट क्या है, प्रभावपूर्ण नियंत्रण, इफेक्टिव कंट्रोल। इसका मतलब क्या होता है, सरकार इन पर बिल्कुल ध्यान रखती है। ये अपने घोटाला, तो खैर घोटाला तो हर विभाग में चलता है, लेकिन उसके बाद भी इन्हें दिखाना पड़ेगा, इन्हें जवाबदेह होना पड़ता है, इन्हें पब्लिक अकाउंटेबल होना पड़ता है, इन्हें अपने आय और व्यय का लेखा जोखा संसद में प्रस्तुत करना पड़ता है, मिनिस्ट्री को, मंत्रालय को। तो कह सकते हो कि इस पर पूर्णतः पूरी तरह से सरकारी कंट्रोल होने की वजह से इनके जो काम होते हैं उसमें ये बहुत ज्यादा घोटालाबाजी नहीं कर सकते हैं। तो इन उपक्रमों का प्रबंध संबंधित मंत्रालय के द्वारा निर्धारित नियमों के अंतर्गत किया जाता है, और इतना ही नहीं बल्कि यह कार्य शिक्षित एवं प्रशिक्षित अधिकारियों के द्वारा किया जाता है। बेटा, ऐसा नहीं है कि मिनिस्टर ही चला रहे हैं, नहीं, मिनिस्टर्स नहीं चला रहे हैं, बल्कि मिनिस्टर्स का फाइनल अप्रूवल होगा, बट चला कौन रहा है, आईएएस ऑफिसर्स देख रहे हैं, हेड देख रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स देख रहे हैं, जो कि नॉलेजेबल हैं, जिनके पास ज्ञान है, वो इनको चला रहे हैं। भले उनका ज्ञान किताबों में ज्यादा रह गया है, कागज में ज्यादा रह गया है, एक्चुअल में तो मिनिस्ट्री ही फाइनल अप्रूवल देगी, लेकिन फिर भी ये राय देते हैं, ये सजेशंस देते हैं, ये इनके सजेशन सही होते तभी तो डेवलपमेंट हो रहा है विभागीय उपक्रम का। तो एक अच्छा प्रबंध, हम कह सकते हैं प्रभावपूर्ण नियंत्रण इसमें देखने को मिलता है। चलिए, इसके बाद देखिए बच्चा, सरकारी आय में वृद्धि, गवर्नमेंट रेवेन्यू को इंक्रीज करते हैं। कैसे भाई?
जो आय ये अर्जित करेंगे, जितने भी विभागीय उपक्रम हैं, जितनी आय अर्जित करेंगे, वो सारी आय कहाँ जाएगी? वो इनकम जाएगी सरकारी खजाने में, गवर्नमेंट की आय में। तो ये एक प्रकार से क्या हो गए? ये एक प्रकार से स्रोत हो गए, सोर्स हो गए गवर्नमेंट रेवेन्यू का। अगर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छी इनकम जनरेट कर रहे हैं, तो सरकार पर बोझ नहीं होगा, सरकार की आय बढ़ जाएगी, है ना। तो उपक्रमों की गतिविधियों से प्राप्त आय सरकार की ही आय होती है, अतः इन उपक्रमों से प्राप्त आय की मदद से सरकार की कुल आय में वृद्धि होती है। और अगर ये खराब काम करेंगे तो फिर क्या होगा? तब तो सरकार पर बोझ हो जाएगा, बर्डन हो जाएगा। ठीक। चलिए इसके बाद देखिए बच्चा, इसके बाद लाभ क्या है? कर भार में कमी। कर भार में कमी कैसे ये होता है, इसको देखो जरा। सरकार अपने व्ययों को पूरा करने के लिए जनता पर क्या करती है? कर लगाती है। जब विभागीय उपक्रम से आय अच्छी होने लगती है तो सरकार की यह आवश्यकता स्वतः ही पूरी हो जाती है, और ऐसी स्थिति में सरकार आम जनता पे कर के भार में कमी करती है। अच्छा बच्चा देखो, अगर सरकारी जो हमारे विभागीय उपक्रम है वो अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छी इनकम जनरेट कर रहे हैं, तो फिर सरकार क्या करेगी? सरकार हम पे, जनता पे कर कम लगाएगी, क्योंकि सरकारी खजाने में तो पैसा बढ़ रहा है ना। और जब सरकारी खजाने में पैसा आ रहा है या पैसा बढ़ रहा है, तो हम जनरल पब्लिक पर वो लोड कम कर देगी, भार कम कर देगी करों का। ठीक है। और उनको पैसा मिल ही रहा है सरकार को, तो खजाने में वृद्धि हो ही रही है, क्योंकि हमारे विभागीय उपक्रम अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरल वित्त व्यवस्था, आसानी से इनको वित्त मिल जाता है। इन्हें किसी भी प्रकार के स्टॉक मार्केट में जाकर के लिस्टिंग कराओ या जनरल पब्लिक से लोन अप्रूव करवाओ, शेयर्स इशू करो, इस तरह का काम, बैंक से लोन लो, ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता है। इनकी जितनी भी पूंजी की आवश्यकता है, कैपिटल की जरूरत है, वो सरकार देख लेती है। ठीक है। तो सरकार, सरकारी खजाने से मंत्रालय वो सब देख लेता है, तो आसानी से क्या हो जाता है? वित्त व्यवस्था हो जाती है, क्योंकि वित्त व्यवस्था सरकार के द्वारा की जाती है, इसीलिए वित्त व्यवस्था करना बहुत ही सरल होता है इनके लिए। इसके बाद देखो, फंडों का उचित उपयोग। बेटा जो इन्हें फंड अलोकेट किए गए हैं, जो इन्हें पैसा दिया गया है, बजट पास किया गया है, उसका ये क्या करेंगे? सही से उपयोग करेंगे, व्यर्थ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनकी जवाबदेही बनेगी। तो इन उपक्रमों की सभी गतिविधियां सरकारी अनुमति से ही की जाती हैं तथा उन पर अधिकारियों का पूर्ण नियंत्रण होता है, अतः फंडों के दुरुपयोग का प्रश्न ही नहीं उठता है। ये पैसे का दुरुपयोग कर ही नहीं सकते हैं। इनको जो बजट दिया गया है, वो बजट में लिखा गया है कि इनको कहाँ कहाँ कितना कितना खर्चा करना है, इन्हें अपने खर्चों को दिखाना पड़ेगा, इसीलिए फंड का दुरुपयोग नहीं कर सकते हैं, और ये एक लाभ हो गया। ठीक है। चलिए, तो एक चीज हम लोग यहां पर समझ गए हैं कि ये सारे बहुत सारे लाभ देखने को मिल रहे हैं। थोड़ा सा डाउट लेते हैं। जो केस विभाग सर निर्णय ने सारे डाउट्स को देख ली। इसके बाद आते हैं, करते हैं हम लोग डीमेरिट्स की बात, कि भाई अगर इसमें कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। नुकसान क्या है, डीमेरिट्स क्या है? ठीक। तो पहला नुकसान तो सबसे बड़ा है शीघ्र कार्रवाई की कमी। बहुत जल्दी जल्दी आप इसमें काम नहीं कर सकते, निर्णय नहीं लिए जा सकते हैं। क्योंकि निर्णय क्यों नहीं जल्दी ले पाते हैं? क्योंकि बहुत सारे स्तर पर अप्रूवल लेना पड़ता है। ठीक है। कोई निर्णय तक पहुंचने के लिए मंत्रालय से अप्रूवल लेना पड़ेगा, फिर आईएएस ऑफिसर से, आईएएस ऑफिसर तैयार करेगा सब कुछ, फिर जाएगा कई स्तर पर, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है, राजनीतिक हस्तक्षेप होता है, जिसकी वजह से डिले इन एक्शन हो जाता है।
तो केंद्रीय नियंत्रण व्यवस्था तथा अत्यधिक औपचारिकताओं के कारण प्रायः निर्णय लेने में देरी होती है और परिणामतः शीघ्र कार्रवाई नहीं की जा पाती है। कोई तुरंत निर्णय लेने में देरी हो जाती है और अनेक लाभ के अवसर जो है वो हाथ से निकल जाते हैं। जहां पर तुरंत डिसीजन लेना था वहां पर आपने लेट कर दिया और लेट होने की वजह से आप जो प्रॉफिट कमा सकते थे वो प्रॉफिट आपको नहीं मिल पाएगा। इसके बाद देखो, इसके बाद क्या है, लोचशीलता की कमी, फ्लेक्सिबिलिटी की कमी। लोचशीलता का मतलब क्या होता है, इनको जैसे एक आईएएस ऑफिसर जो कि हेड है, ठीक है, विभागीय उपक्रम का, उसको भी इतना पावर नहीं है कि वो अब डिसीजंस को जल्दी से चेंज कर दे। जो डिसीजंस एक बार ले लिए जाते हैं बेटा, और जो रूल्स बना दिए जाते हैं उनको फॉलो करना पड़ता है, उनका पालन करना पड़ता है। तो कठोर सरकारी नियमों के कारण लोचशीलता की में कमी रहती है, जबकि एक उपक्रम के सफल संचालन के लिए लोचशीलता का होना जरूरी है। लोचशीलता का मतलब समझ रहे हो ना, फ्लेक्सिबिलिटी, हम कोई डिसीजन बदल सकें, चेंज कर सकें, परिवर्तन कर सकें। नियम इतने कठोर होते हैं, रूल्स इतने कठोर होते हैं विभागीय उपक्रम में कि आसानी से इसे बदला नहीं जा सकता है। ठीक, चलिए इसके बाद देखिए बच्चा, प्रेरणा की कमी। प्रेरणा कौन है, प्रेरणा का मतलब मोटिवेशन से है। प्रेरणा की कमी यहां पाई जाती है। क्यों प्रेरणा की कमी मिल रही है भाई, मोटिवेशन यहां पर कम क्यों है? यहाँ के जो कर्मचारी लोग हैं या यहाँ पर जो टॉप लेवल का जो मैनेजर्स है, चीफ एजुकेटिव ऑफिसर जो है, वो भी डीमोटिवेट रहता है। उसको भी पता है कि यार हम इतना मेहनत से काम कर रहे हैं, कुछ भी डिसीजन ले रहे हैं, अप्रूवल पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कंसर्न मिनिस्ट्री इस पर काम करेगी कि नहीं करेगी, मंत्रालय हमको इतना बजट देगा कि नहीं देगा, क्या करें। और एक सरकारी, जब आप ऑफिस में चले जाते हो, सरकारी अफसर बन जाते हो या सरकारी बाबू बन जाते हो, तो आपकी आदत क्या हो जाती है, आराम तलबी की हो जाती है। मतलब आप अब कुछ भी रिस्क नहीं लेना चाहते हो, जोखिम नहीं उठाना चाहते हो, आप आराम से बैठ करके कुर्सी तोड़ना चाहते हो, है ना, क्योंकि आपको पता है कि आपका फिक्स्ड इनकम है, हर साल आपको, हर महीने आपको एक कमाई मिलेगी, आपका सर्विस में जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया है उतनी सैलरी आपको दी जाएगी। तो क्यों हम फालतू का फड़फड़ाएं, है ना, क्यों हम फालतू का मेहनत करें, क्यों हम फालतू का सजेशंस दें। एक तो सजेशंस हम दें और फिर सुना भी ना जाए, तब क्या होगा। और दूसरा, मान लो कि हम सजेशन काहे दें, हम काहे इतना मेहनत करें, अपनी बुद्धि में का, अपने फालतू का अपने टाइम को वेस्ट करें। हम वही जो पुराना चला आ रहा प्रेरणा की उपक्रम की ऑफ इंसेंटिव्स देखने को मिलता है। तो ऐसी सोच, इस सोच की वजह से क्या होता है, इस सोच की वजह से प्रेरणा की कमी, लैक ऑफ इंसेंटिव्स देखने को मिलता है। देखने से ऐसा लगता है कि अधिकारियों को प्राप्त शक्तियां उनके लिए प्रेरणा का काम करती हैं और शक्तियों से प्रेरित होकर के वे उपक्रम की आय को अधिकतम करने के प्रयास करते हैं। लेकिन विभागीय उपक्रम में अधिकारियों को शक्तियां सिर्फ नाम मात्र की होती हैं, सिर्फ कागजी होती हैं। शक्तियों का प्रयोग वह तब तक नहीं कर पाते जब तक कि मंत्रालय, मिनिस्टर्स अप्रूवल ना दे दें। और इस वजह से भी वो क्या करते हैं, इंसेंटिव्स वो इनिशिएट नहीं करना चाहते हैं, वो आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, वो सजेशन नहीं देते हैं, वो कुछ नया नहीं करते हैं। ठीक है, फलतः वे आय को अधिकतम करने के लिए विशेष प्रयास नहीं करते हैं और यह इसका एक डीमेरिट है। ठीक है, हाँ, एकदम गायब है ना, होती है विभागीय उपक्रम सरकारी। यहाँ पर देखो, यहाँ पर और क्या आ रहा है, प्रतियोगी भावना की कमी है, आगे निकलने की कोई भावना नहीं होती है। विभागीय उपक्रम, सरकारी जो उपक्रम होते हैं ना, उनमें कोई प्रतियोगी भावना नहीं होती है, उनमें कभी रिस्क लेने की भावना नहीं होती है, वो अपना काम करते चले जाते हैं। तो प्रतियोगी भावना की कमी आती है, प्रतियोगिता की कमी तथा लाभ उद्देश्य न होने के कारण ये उपक्रम हो रही हानियों को और विशेष ध्यान नहीं देते हैं।
प्रॉफिट मोटिव कमाना मेन उद्देश्य तो होता नहीं है विभागीय उपक्रम का। क्या उद्देश्य होता है? सेवा भावना करना। अब जहां का उद्देश्य ही मेन प्रायोरिटी वाला पब्लिक इंटरेस्ट है, वहां पर क्यों फालतू का मतलब ज्यादा से ज्यादा प्रतियोगी भावना क्यों होगी? कॉम्पिटिटर से आगे निकलने वाली भावना क्यों होगी? नहीं होगी। चलिए इसके बाद देखिए, कर भार में वृद्धि। अब ये कैसे हो गया? अगर मान लो जितने भी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स हैं अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, तो सरकार क्या करेगी? सरकार कर लगा देगी हम लोगों पर, हम लोगों पर, यस हम लोगों पर, क्योंकि सरकार का खजाना जो है वो कम हो रहा है, सरकारी विभाग जो है वो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, तो सरकार वो सारा का सारा क्या करेगी? हमसे वसूल करना चाहेगी, हमसे लेना चाहेगी। तो सरकार फिर कर का भार बढ़ा देती है सामान्य जनता पर, यदि उसके खुद के उपक्रम, खुद की यूनिट अच्छा वर्क नहीं कर रहे हो तो। ठीक है? हाँ बेटा राजा सही कह रहे हो, तुम चाहोगे ना कि हाँ 2-4 पैसा इधर उधर से मिल जाए कहीं से, है? तुम अपनी जेब की उन्नति, अच्छे से सरकारी विभाग काम नहीं कर रहे हैं तो। अधिक राजनीतिक हस्तक्षेप देखने को मिलता है। ये भी बहुत बड़ा कह सकते हो कि भैया पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इतना ज्यादा होता है, हर काम में मिनिस्ट्री, हर काम में मंत्रालय, हर काम में मिनिस्टर्स, हर काम में उनके ही ऑफिसर्स, तो भैया राजनीतिक हस्तक्षेप देखने को मिलता है और इस वजह से विभागीय उपक्रम अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं। इसके बाद देखो, लाल फीता शाही। लाल फीता शाही का मतलब क्या हुआ? जो आपने देखा होगा किसी सरकारी दफ्तर में चले जाओ और वहां पर देखा होगा कि बाबू लोग जो बैठे रहते, क्लर्क लोग, उनके टेबल के इतने 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 ढेर सारी फाइलें रखी रहती हैं, जमा होती रहती हैं, टेबल पर खूब सारी फाइलें लगी रहती हैं और लाल फीता में बंधी रहती हैं फाइलें, है ना? तो ये क्या है? ये सरकारी दफ्तरों का हाल है, जहां पर क्या है? लाल फीता शाही है, मतलब पेंडिंग वर्क। पेंडिंग वर्क का मतलब मैम ऐसे काम जो अभी पूरे नहीं हुए हैं, जो पूरे हो जाने चाहिए थे लेकिन पूरे नहीं हुए हैं। क्यों पूरे नहीं हुए हैं? क्योंकि डिले इन डिसीजन हो गया है। एक विभाग से दूसरे विभाग में, एक लेवल से दूसरे लेवल में, एक जगह से दूसरे जगह में फाइलें जाती रहती हैं और व्यक्ति मर जाता है, उसका काम नहीं हो पाता है। पेंशन का वर्क चल रहा था, पेंशन अभी बन नहीं पाई और व्यक्ति ऊपर पहुंच गया। तो ऐसी चीजें भी देखने को मिलती हैं, क्योंकि इतना ज्यादा काम में लापरवाही होती है और ऐसे पेंडिंग फाइलें लाल फीताशाही में बंधी पड़ी रहती हैं सरकारी दफ्तरों पर। विभागीय की जो आदत है उसी को कहा, यहाँ ये असली हकीकत है। ठीक है? तो अत्यधिक कागजी कार्रवाइयां तथा काम को न निपटाने की जो आदत है उसी को कहा जाता है लाल फीताशाही। बढ़ती जाती उसी आदत की वजह से परिणाम स्वरूप लाल फीते में बंधी हुई फाइलें का ढेर लग जाता है और कोई भी काम निपटाने में नहीं आता है, टाइम पर नहीं पूरा हो पाता है। ये वाली समस्या ऊपर पहुंच गया। वहां उपयोगी है जहां पर इनकी जरूरत ज्यादा है। बाद भी इन सारी सीमाओं के बाद भी विभागीय उपक्रम बहुत सारे उपयोगी है। वहां उपयोगी है जहां पर इनकी जरूरत ज्यादा है। जैसे देखो, जहां सार्वजनिक हित में पूर्ण सरकारी नियंत्रण की आवश्यकता है, जैसे रक्षा, हमारा डिफेंस। अब डिफेंस में हम लोगों को पूरी तरह से कह सकते हो कि ये सरकारी विभाग के अधीन ही होना चाहिए, सरकारी नियंत्रण में ही होना चाहिए, क्योंकि सार्वजनिक हित से संबंधित है और हमारे देश की सुरक्षा से संबंधित है। इसीलिए इस तरह के जहां पर ज्यादा से ज्यादा कह सकते हो कि बहुत ही उपयोगी सेवाएं प्रदान की जा रही हैं, वहां पर सरकारी नियंत्रण का होना जरूरी होता है। तो जहां सार्वजनिक हित में पूर्ण सरकारी नियंत्रण की आवश्यकता हो, वहां पर विभागीय उपक्रम बनाए जाने चाहिए। जहां गोपनीयता की अहम भूमिका हो, जहां पर सरकार को गोपनीय रखना हो चीजों को, वहां पर भी हम कह सकते हैं, जैसे कि सुरक्षा आर्म्स हमारे हैं, आर्मी हो गया हमारा, ये सब क्या हो गया, डिफेंस हो गया हमारा। तो ये सब क्या है? ये सब गोपनीयता बनाते हैं, इनको हम प्राइवेट नहीं कर सकते हैं, प्राइवेटाइज नहीं कर सकते हैं। ठीक है?
इसके बाद क्या है, जहां सार्वजनिक उपयोगिता की सेवाओं उपलब्ध कराई जा रही हैं, जैसे रेलवे हो गया। रेलवे जो है वो परिवहन के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, आम जनता के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो इसको भी हम लोग यही मानेंगे कि यह सार्वजनिक उपक्रम में ही आना चाहिए। जहां अधिक पूंजी निवेश होता हो, ऐसे उद्योग जहां पर ज़्यादा हैवी पैसे लगाने की ज़रूरत हो, वहां पर विभागीय उपक्रम काम कर रहे हैं। ठीक है, चलो। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी बेटा कि ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर होमवर्क की ज़रूरत महसूस कर सकते हैं। विभागीय जो के लिए बेटा हम